मई माह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य मई महीने का क्या देखना है? अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखना है। हाँ, नाश्ता कहाँ रखा है? चलो हम नीचे जाएंगे तो देखें। देखो, सबसे पहले तो लिखिए, महत्वपूर्ण है कि जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि करंट को कई भागों में आप बांटकर पढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रदेश में पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश में पढ़ते हैं, खेल खिलाड़ी में पढ़ते हैं, आर्थिक में पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा एफडीआई, कल का न्यूज चैनल पे ही आ रहा था कि सबसे ज्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुआ। ठीक है कि नहीं? तो ये क्या है? ये आर्थिक परिदृश्य है। इसी तरह से विज्ञान तकनीक में यदि आप कुछ पढ़ते, अभी मैं बता रहा था कि एआई बेस्ड जो पहला स्कूल बना वो केरल में बना। तो ये क्या है? ये आपका टेक्निकल डेवलपमेंट है देश का। संवैधानिक दृष्टि से कोई अमेंडमेंट आता है, जैसे संवैधानिक दृष्टि से तो अभी सबसे बड़ा था कि विपक्ष का नेता 18वीं लोकसभा में कौन बने? तो राहुल गांधी बने। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो भर्तृहरि मेहताब थे। नहीं, तो ये क्या है? प्रोटेम स्पीकर को भी शपथ दिलाता है कौन? तो राष्ट्रपति। उनका दो मुख्य काम होता है। तो ये सब क्या है? यह सब आपका संवैधानिक विकास है। संवैधानिक संदर्भ में उसको देखने की जरूरत है। उसी तरह से खेल खिलाड़ी होता है, तो क्रिकेट से लेकर, फुटबॉल से लेकर, बैडमिंटन से लेकर सभी, अभी प्रधानमंत्री ओलंपिक जाने वाली टीम से भी मिल रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है कि ओलंपिक जहां होगा उसको भी ध्यान में करके आपको रखना है। ठीक है, न केवल सिर्फ जिम्बाब्वे टीम पहुंच गई है और आज पहला मैच हो रहा है, वही नहीं ध्यान रखना है, बल्कि ओलंपिक पे भी नजर रखना है, क्योंकि परीक्षा में ओलंपिक से जुड़े हुए प्रश्न पूछने की संभावना होती है। तो विविधा है जैसे, तो विविधा में क्या आती है? महत्वपूर्ण पुस्तक आती है, महत्वपूर्ण दिवस आती है, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, महत्वपूर्ण नियुक्ति आती है। तो ढेर सारे जो संदर्भ है जोड़ कर रखा जाता है। हम राष्ट्रीय परिदृश्य को उसी रूप में देखें, हालांकि हम अलग अलग नहीं आपने की कक्षा में दिखाते, एक ही साथ में दिखा देता हूं। तो राष्ट्रीय प्रदेश आपने देखा, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश में सबसे पहला तो लिखेंगे, सबसे पहला सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस बोग को बनाया गया। लॉरेंस बोग को बनाया गया। लॉरेंस बोग लिख दो ना, बोका, कोई दिक्कत है? लॉरेंस बोका को बनाया गया। लॉरेंस बोग को बनाया गया। ठीक है, अरे लॉरेंस याद रखो ना, वही अपने आप में काफी है। पूरा खानदान का नाम याद रखना जरूरी है। दक्षिण भारत में क्या होता है कि बाप का नाम, दादा का नाम, अब फिर दोनों के बीच का नाम, बेटा का नाम। अब फिर याद करोगे बाप का नाम तो याद ही नहीं आएगा। एन नरहरि कुमार राव, ये हुआ बाप का नाम। दादा का नाम नरहरि एन राव, ठीक है, बेटा का नाम नरहरि राव। ठीक है, अब कौन सा बाप है कौन सा बेटा है ये तुमको समझ ही में नहीं आएगा। उसमें दो चार और भी टाइटल जुड़ जाता है पूरा खानदान का। तो यहां तो ये नहीं, लॉरेंस। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस। खत्म, बातें हो गई। इसी तरह से ये आपकी परीक्षा में जरूर पूछेगा कि चीन हाल में चांग ई प्रक्षेपण चंद्रमा पर किस देश ने किया? हालांकि नाम से आप बना दीजिएगा चीन, लेकिन कहीं तुम्हारे दिमाग में साउथ कोरिया भरा हो तो फिर गर्व, क्योंकि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चीन, इन सब का नामकरण जो है वो मोर और लेस एक ही टाइप का रहता है। तो लिखिएगा, हाल ही में चांग ई, चांग ई, हाल ही में चांग ई चांग ई चांग ई का परीक्षण कहां हुआ? चंद्रमा पर। किसने किया? चीन ने। किसने किया? चीन ने। ठीक है, टिक लगा दीजिए।
ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि सिपरी के एक रिपोर्ट के अनुसार, सिपरी एक संस्था है। सिपरी के एक रिपोर्ट के अनुसार, सिपरी के एक रिपोर्ट के अनुसार सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश अमेरिका है। सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश, सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश, सेना पे सबसे अधिक खर्च करने वाला देश अमेरिका है। उसके बाद चीन एवं रूस है। उसके बाद चीन एवं रूस है। उसके बाद चीन एवं रूस है। चीन और रूस है। भारत का स्थान चौथा है। भारत का स्थान चौथा है। भारत का स्थान चौथा है। एवं भारत विश्व का सबसे बड़ा, एवं भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। मैंने सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन सा है? भारत है। हथियार आयातक देश है। उसके बाद भारत के बाद सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है सऊदी अरब। सऊदी अरब, और उसके बाद कतर है। ये सब हथियार आयातक देशों में इन सब की गिनती होती है। ठीक है, टिक लगा दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। सिपरी का रिपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दो रूपों में, कि सबसे ज्यादा सेना पे खर्च कौन करता है? अमेरिका। और भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा है। ठीक है कि नहीं? और तीसरा या नेक्स्ट पॉइंट्स की दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है? तो चीन और रूस, और साथ में भारत सबसे ज्यादा आयातक देश है हथियार का। और भारत तो चलो बड़ा देश है, भारत के पड़ोसी राज्य भी थोड़े से डिस्टर्ब एलिमेंट्स हैं, और चीन के साथ भी हमारे रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि हम अपने आयात पर, हम अपने हथियार पर बल देंगे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए। लेकिन सऊदी अरब और कतर जैसे छोटे छोटे देश कितने खर्च कर रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। खैर मूल में आ जाइए। मूल यह है कि सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार, इसको ध्यान में रखिएगा, साल में एक बार यह जारी करता है और कभी कभार परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो भारत का स्थान चौथा है, वो भी ध्यान करके रखना है। दूसरा, अभी मई के महीने में ही हम लोग हैं, और मैं कहता भी हूं कि ये एक ऐसा हम सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं समसामयिकी की, जो आप पहले से भी पढ़े होते हैं, पहले से भी देखे होते हैं। जब हम जून में के महीने में अभी हैं, अब तो जुलाई में है, तो जुलाई के भी तथ्य हम बताते ही रहते हैं। फिर जैसे जो मौका मिलता है तो हम उसको लिखाते भी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ईरान का राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। उसका क्या नाम था? तो रईसी। तो लिखेंगे हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति रईसी का निधन हो गया। रईसी का निधन हो गया। ठीक है, और जहां उनका मलबा गिरा उस शहर का नाम है बरजाकन। बड़े बड़े परीक्षा में इस स्तर पे नहीं लिखाते हैं, बड़े बड़े परीक्षा में बरजाकन क्यों चर्चित रहा तो वो भी ध्यान रखना है। और ईरान के साथ कौन गए? एक बांध का उद्घाटन करने जा रहे थे, अजरबैजान के राष्ट्रपति भी थे।
उनके विदेश, ईरान के विदेश मंत्री भी थे। 6 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। लेकिन चूंकि आपके इस स्तर की परीक्षा में ईरान के राष्ट्राध्यक्ष रईसी ही अपने आप में काफी है, तो मैं बताता भी हूं कि फिर बड़े स्तर में जाइए तो कैसे देखना है, तो इस एंगल से उसको देखना है। ठीक है कि नहीं, कि उसका उद्देश्य, यात्रा का क्या उद्देश्य था, कौन उनके साथ थे, कोई ऐसे फेमस, जैसे अभी मैंने कहा कि अजरबैजान के राष्ट्रपति, अजरबैजान की राजधानी कभी नहीं भूलिएगा, अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जो तेल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नोट लिख देंगे, अजरबैजान की राजधानी बाकू है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है जो तेल के लिए प्रसिद्ध है। अजरबैजान की राजधानी, अजरबैजान की राजधानी बाकू है जो तेल के लिए प्रसिद्ध है, जो तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अभी फिलिस्तीन चर्चा में था। फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने के क्रम में, क्योंकि आप लोग की जानकारी में है कि फिलिस्तीनी हमास और इजराइल के बीच विगत 7 अक्टूबर 2023 से ही युद्ध चल रहे हैं, और हाल में नॉर्वे जैसा देश, आयरलैंड जैसा देश ने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया है। तो किस देश ने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया, और संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव भी आया, भारत भी इसके पक्ष में है। तो बड़े स्तर में यह पूछा जाता है कि भारत का दृष्टिकोण क्या है, तो भारत पक्ष में है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अभी जैसे संघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही है, तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री जा रहे हैं, जयशंकर साहब जा रहे हैं। तो कभी कभी यह भी पूछता है कि अमुक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, नरेंद्र मोदी, जयशंकर, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। इसलिए कभी पेपर में आप देखें तो उसको जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि वो महत्वपूर्ण चीज है। तत्काल आपने देखे हाँ हाँ हो गया, लेकिन वही चीज जब परीक्षा में आ जाती है तो आपके लिए मुसीबत पैदा कर देती है कि बस थोड़ा सा देख लेते, ठीक है कि नहीं, देखे तो थे लेकिन याद नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री, हर जगह तो प्रधानमंत्री ही जाते हैं, जैसे G7 में प्रधानमंत्री ही गए थे, लेकिन संघाई सहयोग संगठन में प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की जगह कौन जा रहे हैं? विदेश मंत्री जा रहे हैं। तो इस एंगल से भी इन बिंदुओं को देखना है और समझना है। तब याद रखिए कि संघाई सहयोग संगठन क्या है, कब स्थापित हुआ, कितने देश हैं, भारत इसकी सदस्यता भारत को कब मिली, क्या उद्देश्य है इसका, तब उस एंगल से उन चीजों को देखने का प्रयास कीजिए। अभी तो हम जुलाई के महीने में तो है नहीं, अभी हम मई के महीने में, तो मई की ही बातें करेंगे, तो लिखेंगे। नेक्स्ट, नॉर्वे, आयरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया, राष्ट्र का दर्जा दिया, राष्ट्र का दर्जा दिया। ठीक है, किसका दर्जा दिया, किसने नहीं दिया? तो जो ये 3 नाम याद रहेगा कि कौन कौन। नॉर्वे, जिसको मध्यरात्रि का सूरज देश कहा जाता है, ज्योग्राफी के दृष्टि से फियोर्ड, फियोर्ड का तट जो है सबसे प्रसिद्ध कहां है, वो नॉर्वे में ही है। और इसकी राजधानी ओस्लो, जहां से रेमन मैग्सेसे से दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ठीक है कि नहीं। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ध्यान रखिए। खैर फिलहाल अभी हम लोग नॉर्वे में नहीं है, हम लोग फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा किसने दिया, चूंकि ये करेंट विविधा की कक्षा है, इसलिए विविधा के विषय में भी जानकारी मौखिक और लिखित में देता रहता हूं। फिलहाल तो आपको यह याद रखना है कि किस किस ने दर्जा दिया, इसको याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन में लिखाएंगे नहीं, चूंकि आपके स्तर से ऊपर का है, लेकिन ध्यान जरूर करवा देंगे कि यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव पारित किया गया, भारत इसके पक्ष में है, ठीक है कि नहीं। तो भारत का दृष्टिकोण क्या है, तो भारत इसके पक्ष में है। दूसरी बिंदु जो इंपॉर्टेंट है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक।
आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है, पिछले दिन लिखाए भी थे, तब 3 मई को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, सबसे बेहतरीन स्थिति में नॉर्वे ही है। तो लिखिएगा 3 मई को, पहले लिख लो, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है 3 मई को, ठीक है। अभी जैसे 1 जुलाई को था 2 दिवस, डॉक्टर दिवस और जीएसटी दिवस, उसी तरह से आपका 11 जुलाई को है विश्व जनसंख्या दिवस, काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे चलिए, ठीक है। आगे क्या है, हाँ लिखेंगे इस क्रम में, इस कड़ी में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159, 31.28 है। क्या स्कोर मिला है इसको, स्कोर है 31.28, पास किया है सिर्फ। नॉर्वे पहले स्थान पे, उसका स्कोर है 91.28, 100 में है। अब ऐसा नहीं कि देखो, समझने का, फेंकने का एक एंगल ये भी होता है कि उसने 99 प्राप्त किया, 99 प्राप्त किया, लेकिन कितना में 99 प्राप्त किया, तो 540 में। लेकिन कोई भी सुनेगा कि बाप उसने 99 अंक प्राप्त किया, हाँ 99, तो 100 में 99 नहीं था। यहाँ क्या था, जैसे हम अपने एक मित्र की कहानी सुनाते, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में गया वो पढ़ने, यहाँ माँ बाप उससे परेशान था तो अलीगढ़ भेज दिया उसको। तो आया 6 महीना के बाद, कहा चलो तुमको पार्टी देते हैं। तो हम कहे किस खुशी में जमाल, देखो अभी तक उसका नाम भी हमें याद है, किस खुशी में जमाल साहब, तो कहा कि टॉप किए। हम लोग भी अपनी जगह काफी मेधावी छात्र थे, तो लगा कि बाप गया टॉप कर गया, वो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। इसका खोजबीन शुरू किया, पहले पार्टी उटी खा लिए इसका बढ़िया से, ठीक है। खोजबीन शुरू किया तो पता चला कि 3rd क्लास फर्स्ट है, आज जिस फैकल्टी में टॉप किया है उसमें 2 ही लड़का था, ठीक है कि नहीं। एक ये, तो ये 3rd क्लास फर्स्ट, 2nd क्लास भी नहीं था, 3rd क्लास फर्स्ट। तो किसी को ये नहीं कहता था कि 3rd क्लास फर्स्ट आए हैं, कहता था कि हम टॉप किए हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय में, जिस सब्जेक्ट में वो लिया था एडमिशन, उसमें वो टॉप किया था। तो नजरिया है, हमने 99 अंक प्राप्त किया है। कितना में 99, जैसे यही टेस्ट होगा तो 200 में कि 100 में, तुम कहोगे कि मम्मी मम्मी आज हम 99 लाए हैं, गुड बेटी गुड, लेकिन 99 कितना में लाई है, 200 में, मतलब 50% भी नहीं हुआ। आगे लिखो, तो ही भारत है ये 31% लाया है, पास किया है। नॉर्वे 91%, जो इंडेक्स होता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का, उसमें नॉर्वे को 91% है, तो टॉप है। अब भारत को 159वां है, तो बहुत पीछे है। तो लिखिए नॉर्वे पहले स्थान पर है, नॉर्वे पहले स्थान पर है। सबसे अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है, सबसे अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, अफगानिस्तान है, जिसके पास अपना खेल का मैदान भी नहीं है, लेकिन T20 के सेमीफाइनल तक पहुंच गया। ये सीखने की चीज है। एक हमारी बुच्ची कुमारी थी, अभी बीपीएससी पास की, सीओ है कहीं मधेपुरा वगैरह में, 4 साल लगातार पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ी और काफी कठिन परिस्थिति में पढ़ी, पैदल आती थी, जैसे भी था, पिताजी मजदूर थे,
और दूसरे के घर में जाकर के पढ़ती थी, ठीक है कि नहीं, दूसरे के घर में जाकर पढ़ती थी। उसके पास अपना जो फूस का मकान था वो था, लेकिन कोई बगल वाले जिनका खाली था उन्होंने उदारता थोड़ी दिखाई और देखी कि बेटी पढ़ने वाली है, तो उसको ये भी नहीं पता था, उसको सिर्फ लक्ष्य में आ जाना था बस। फिर उस सपने को जागृत करने में भी मेरे ही भूमिका रही कि हम कहे कि बीपीएससी दो, तुम पीटी में चूंकि नंबर अच्छा लाती थी, 100 में लाती थी, 70 80 85 90, ये नहीं कि 200 में। तो और इंग्लिश कमजोर था, तो हम कहे क्या कि उस साइड देखो, ठीक है, इंग्लिश को मजबूत करने में तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा जी, कर सकती हो तो फिर इधर करो, नहीं तो उधर करो। कुछ को लिखती उखती ठीक ठाक थी, शुद्ध शुद्ध लिखती थी, तो कॉपी उपी कभी देखते हो बीच में टहलते रहते हैं तो समझ में आ जाता है कि कौन ठीक है कौन नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो टहलते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखो ऐसा टहल, देखो जरा सब पैर देखो ना सबका, मैं टहलना हमको बंद, उधर हम प्रवेश कर नहीं सकते हैं, टांगी चढ़ाई हुई है। अब आओ मास्टर साहब तू क्या नया हुआ, ठीक है कि नहीं, तो टहल ही नहीं पाएंगे तो मैं देखूंगा क्या कि क्या कौन कैसा लिखता है, ठीक है कि नहीं। और दूसरे के घर में जाके पढ़ी, कंपीट की, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए तो उसके घर गए थे, होरल पट्टी उसका घर है, देखो हमको अभी तक याद है, ठीक है कि नहीं। तो होरल पट्टी की सब जानता भी होगा, एक आध दो लड़का यहाँ जानता है होरल पट्टी का कोई है जी, तुम ही है, अच्छा तुम उसके पीछे रहता है, अच्छा वही एरिया है, ठीक है कि नहीं। तो एक समय में उसका चर्चा था कि बुच्ची कुमारी जो है सो अपने सपनों को साकार की, ठीक है कि नहीं। तो सर 4 साल लग गया, तो ऑफिसर बनने में क्या टाइम लगता है ना, उस स्तर पे पहले पहुंचोगे तब ना, ठीक है। और लेकिन हाँ क्लास कभी नहीं छोड़ी, ठीक है कि नहीं, मतलब नॉट ए सिंगल, जबकि बहुत स्वस्थ भी नहीं रहती थी, एकदम दुबली पतली, ठीक है। हम कहते भी थे कि हवा हुआ पीती हो क्या, खाना वाना नहीं खाती हो क्या, ठीक है कि नहीं। तो कभी कभी मजाक वजाक तो करते ही रहते हैं, चूंकि लंबी कक्षा होती है तो थोड़ा सा हास्य नहीं करेंगे तो मेरा भी जीवन क्या हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा। जैसे उसको हम कहते रहते हैं कि तुमको क्या, तुम तो खाना भी नहीं भी खाओगी कितने महीनों तक तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि खाने के लिए वो हमेशा लालायित रहती है, ठीक है। आगे लिखो, बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग, नॉर्वे में थे, पहले स्थान पे नॉर्वे, ठीक है। अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर। अच्छा हम चाइना से आगे हैं लेकिन पाकिस्तान से पीछे हैं। फिर बड़े स्तर पे जाओगे तो इस एंगल को भी पढ़ना है कि भारत से आगे कौन से दक्षिण एशियाई देश हैं, तो हमसे आगे आपका पाकिस्तान है, हमसे पीछे चीन है, म्यांमार है, हमसे पीछे है, 172वां पे चाइना है, 178वां पे अफगानिस्तान है, म्यांमार हमसे पीछे है। तो और हम लोग लोकतांत्रिक देश है, देखो खुशी की बात यह नहीं है कि हम आगे हैं उससे, हम लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ मीडिया चतुर्थ स्तंभ है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कौन है, मीडिया है, चतुर्थ स्तंभ कौन है, मीडिया है। और मीडिया हमारे यहाँ क्या है, कई बार ऐसा आजकल एक नया वर्ड उभरा है, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया नहीं, एक नया वर्ड उभरा है कि एक पत्रकार है, क्या नाम के आज तक पे देता है, ब्लैक एंड व्हाइट, हालांकि इंफॉर्मेशन रहता है उसमें, तो सुधीर जी, मतलब अंध रूप से अनुसरण करना, विश्लेषण करना उनकी हर नीतियों का, ठीक है। अपने भी लगता है कि कितना प्रशंसा कर रहा है यार, ठीक है थोड़ा सा आलोचना भी क्या करो, मीडिया का काम प्रशंसा करना ही नहीं, कोई अच्छी नीतियां हैं, निश्चित रूप से बहुत सारी नीतियां उनकी अच्छी रही है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जिस बिंदु पे काम नहीं किया है उस पर थोड़ा सा उसको प्रस्तुत करो, आलोचना के साथ प्रस्तुत करो तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर चलिए मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत का स्थान 159, सबसे अंतिम अफगानिस्तान, सबसे पहला नॉर्वे, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, लिखना नहीं है, नॉर्वे ही याद रह जाए तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, भूलेंगे नहीं, हाल ही में ईरान का चाबहार बंदरगाह, ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत को 10 वर्ष के लिए सौंपा गया। चाबहार बंदरगाह भारत को 10 वर्ष के लिए सौंपा गया।
पानी छूटा है जी, देखो तो जरा सा। अच्छा, जब तक छूटेगा नहीं तब तक तो, जैसे ही छूटेगा तो हमसे पूछना नहीं, सीधे भाग जाना। अच्छा छूट गया, मैंने जैसे ही कहा तो छूट गया तो भागो। क्या लिखे? चारबाहार बंदरगाह भारत को 10 वर्ष के लिए दिया गया। किस देश ने दिया? ईरान ने दिया। नेक्स्ट, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र का इरेडा कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र का इरेडा कंपनी को, इरेडा कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। इरेडा कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। सर इरेडा क्या है? इरेडा कंपनी को बताते हैं क्या है। इरेडा कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न का दर्जा दिया गया। इरेडा आप लोगों ने हिंदी में लिखा होगा, अंग्रेजी में क्या है? इरेडा। इरेडा मतलब होता है इंडियन रिन्यूअल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब रिन्यूअल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या हुआ? अक्षय ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा। तो ऐसे लिख लो, इरेडा का संबंध, नोट में, इरेडा का संबंध नवीनीकरण ऊर्जा से है। इरेडा का संबंध नवीनीकरण ऊर्जा से है, रिन्यूएबल एनर्जी से है। इरेडा का संबंध नवीनीकरण ऊर्जा से है, नवीनीकरण ऊर्जा से है। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा से है। और नवीनीकरण ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या है? जो कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है और जिसको हम हमेशा रिन्यू कर सकते हैं। अक्षय ऊर्जा भी इसको हम लोग कहते हैं। और ये क्लीन एनर्जी, अभी जस्ट हम जीरो एनर्जी पे भी उस पे क्लीन एनर्जी पे भी आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे थे कि क्लीन एनर्जी क्या है? ऐसा एनर्जी जो पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाता है। नहीं, उसको क्या कहेंगे? क्लीन एनर्जी। तो इरेडा कंपनी है और जिसको नवरत्न का दर्जा दिया। अब नवरत्न की संख्या कितनी हो गई? ठीक है, 17। तो लिखेंगे हाल ही में नवरत्न की संख्या 17 हो गई। 17 हो गई। नवरत्न की संख्या 17 हो गई। नवरत्न की संख्या 17 हो गई। ठीक है, और महारत्न का अभी बताए थे 13। तो महारत्न 13 और नवरत्न 17। देखो, हो सकता है महारत्न फिर 14 हो जाए। 3 तरह का रत्न है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। तो मिनी रत्न से नवरत्न बनता है। यदि अधिक लाभ कमाने लगा, 500 करोड़ रुपया कमाने लगा लाभ, तो हो गया नवरत्न। और फिर 1000 करोड़ रुपया कमाने लगा लाभ, तो क्या हो गया? वो महारत्न। तो वो तो डिपेंड करता है उसके टर्न ओवर पे, तो समय समय पे। इसलिए ये आंकड़े क्या होते हैं कि 2-3 महीना के बाद हमेशा चेंज होते रहते हैं। अभी हमने आपको बताया 13-17 महारत्न नवरत्न की संख्या 13-17। हो सकता है कि अगले महीने या 2 महीने के बाद मैं कहूंगा कि 14-16। नहीं, तो उसको तुमको याद करना होगा। ऐसे भी इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कुछ आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं, उस पर नजर रखना है, बात खत्म। ये नहीं कि सर लिखाए थे 134 हो गया सर 135। अरे यार, हम लिखाए थे, हम तो रिपोर्ट देख के ना लिखाते हैं। तो रिपोर्ट नया आ गया तो नया लिखो, इसमें रोने की क्या बात हो गई? आगे लिखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख देंगे। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पर्यटन सूचकांक जारी किया गया। पर्यटन सूचकांक, पर्यटन सूचकांक जारी किया गया। पर्यटन सूचकांक जारी किया गया।
जिसमें भारत का स्थान 39 है, जिसमें भारत का स्थान 39 है, जिसमें भारत का स्थान 39 है, भारत का स्थान 39 है, जबकि पहला स्थान अमेरिका का है, पहला स्थान अमेरिका का है, अमेरिका का है, अमेरिका पहला स्थान अमेरिका, भारत का स्थान 39। अब माली का स्थान सबसे अंत में है और माली का स्थान सबसे नीचे है। माली, माझी नहीं, माली, माली का नाम कभी नहीं सुने हो? माली का स्थान सबसे नीचे है। अमेरिका का स्थान पर्यटन सूचकांक में सबसे ज्यादा पर्यटक कहां जाते हैं? ठीक है कि नहीं? बात समझा? सबसे अधिक अमेरिका जाते हैं, ध्यान रखना। अमेरिका का हमको ऑफर भी है, ठीक है? कभी एक सप्ताह हम गायब रहे, कम से कम एक सप्ताह तो लग ही जाएगा, तो समझना अमेरिका में हम हैं, ठीक है कि नहीं? मूल में लिखो, फोटो वोटो आ जाएगा, स्टेटस पे आ जाएगा, वहां पे हम लिख देंगे यूएसए, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है? समझ जाना, टोपी उपी लगाए हम भी रहेंगे ना तुम्हारी तरह, समझ जाना अमेरिका में है। आगे लिखो, किसको देख रहा था? तुम तो कितना को टोपी पहना दिया है। आगे लिखो, कहा थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे हैं जी। हाँ हाँ हाँ, अब ये नहीं पूछना कि सर पाकिस्तान का क्या हाल है पर्यटन में, अफगानिस्तान का, यहां कौन जाना चाहेगा? 101वां स्थान पे है पाकिस्तान। हमारे यहाँ तो प्राकृतिक पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, ऐतिहासिक पर्यटन है, सांस्कृतिक पर्यटन है, हमारे यहाँ तो हर तरह का पर्यटन है। हम लोग तो 39 में बहुत नीचे हैं। यदि चाहेंगे, यदि हम उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे, बहुत सारी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हमारे पास दरभंगा में भी कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन हम उसको डेवलप नहीं कर पाए ठीक से। हमारे यहाँ क्या है कि रिक्शा वाला को कल्चर भी नहीं है पर्यटन का, ठीक है कि नहीं? रिक्शा वाला कहेगा कि कहीं बंगाली टोला लक्ष्य चला, कल्चरल हेरिटेज है वहीठाम, तो उसको क्या करेगा? हम ही को एक बार क्या किया, हम उसको कह दिया कि बंगाली टोला चलो, तो हमको क्या किया सो सुनो, हमको दरभंगा से ले गया पूरा टावर उलहरिया स्टेशन, और यहां से ला करके कहता है कि 125 रुपया, ठीक है कि नहीं? हम भी आराम से जो है टहल रहे थे। बात समझे कि नहीं समझे? तो कल्चर, कल्चर जहां देखा किसी अननोन, हमारे यहाँ यही दिक्कत है, जो जहां पाता है सोचता उसका चूना लगाते। इसी कारण कल्चर क्या है, डेवलप नहीं कर पाती है, ठीक है नहीं? और जो बाहर से आता है ना, उसको सब आइडिया रहता है, सब आइडिया लेके आता है, कहां से कितना रिक्शा का किराया है, ऑटो का किराया है, वो सब। जैसे तुम जाते हो तो तुम भी तो मंथन करते हो ना, अमेरिका में कहाँ सस्ता मिलेगा, क्या सस्ता मिलेगा, ट्रेन से यात्रा करें कि बस से यात्रा करें कि गाड़ी ले लें। तो उसी तरह से जो प्रोफेशनल पर्यटक होता है, और अमेरिका के यहाँ पर्यटक भी जाते हैं, अमेरिका दूसरे देश में भी खूब जाता है। हम लोग क्या क्या है कि जिस गली में जन्म लेगा 70 साल उसी गली में रहेगा, एक दूसरे का आलोचना करते हुए, मुकदमाबाजी लड़ते हुए, चावल दाल खाते हुए, वैध हमा संखारा अपमादेन संपादित, ठीक है? इस संसार की सारी वस्तुएं नाशवान है, अप्रमाद के साथ मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। ये नहीं कि विश्व को देखेगा, घूमेगा फिरेगा, लोगों से मिलेगा, ठीक है कि नहीं? बात समझा? तुम जैसे महामानव से मिलेगा तब ना उसका जीवन सार्थक होगा। आगे लिखो, हम लोग थे बड़े अच्छे जगह पे। पर्यटन सूचकांक हो गया पहला अमेरिका। कौन जारी करता है पर्यटन सूचकांक? विश्व आर्थिक मंच। कौन जारी करता है? उसको टिक लगाओ। लास्ट, लगता है बारिश खत्म हुआ है, जल्दी से फटाफट जो हो ही रहा है लिखेंगे। हाल ही में आप लोग को पढ़ाए थे एनएसओ, याद है ना? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इसके द्वारा लिखेंगे, हाल ही में एनएसओ के द्वारा, एनएसओ के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में, द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में
2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 8.2% है। 8.2% है। 8.2% है। भूलेंगे नहीं कि भारत का प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में स्थिर मूल्य पर, भारत का प्रति व्यक्ति आय, भूलेंगे नहीं कि भारत का प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर, भारत का प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 1,06,744 रुपया है। 1,00,000 स्थिर मूल्य पर 1,06,744 रुपया है। 1,06,000 टिक लगा दो उस पर, 744 रुपया है। अब 1 साल तक निश्चिंत रह सकते हो। और पिछले वर्ष के बनिस्पत 7.4% की वृद्धि हुई है, जो शुभ संकेत है। उन्हें प्रति व्यक्ति आय, जैसे तुम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय आय की अवधारणा में, मैंने पढ़ाया था और दादा भाई नौरोजी के विषय में बताया था कि एक समय में 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपया, और आज है 1,00,000 से ऊपर। और सबसे अधिक गोवा और चंडीगढ़ में है, और सबसे पीछे आज भी बिहार ही है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक पीछे वो आज भी क्या है? बिहार है, और सबसे अधिक आगे गोवा और चंडीगढ़ है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि छोटे राज्य वाले जो है अधिक है, बड़े राज्य में भी महाराष्ट्र में अधिक है, बिहार से तो कई गुना अधिक है, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु वगैरह में। तो इन बिंदुओं को हम लोग तो क्षेत्रफल में 11वें स्थान पे हैं, जनसंख्या में बिहार तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या में बिहार तीसरे स्थान पे, ध्यान रखोगे, इतना बड़ा स्टेट है जनसंख्या के दृष्टि से। फिलहाल तो आपको हमने अभी बताया कि जीडीपी का जो नया आंकड़ा आ गया है ऐसे एनएसओ के अनुसार, तो ये है। एक और लिखो, क्या स्थिति है वर्षा का जी? अच्छा, एक और लिख लो, विविधा बाकी रह जाएगा, सो ध्यान रखना। हाँ, हमको ध्यान में रख लिया हो। लास्ट एक कौर और खा लो। अरे कमाओगे तो हम ही को न दोगे। एक कौर और खा लो बाबू, सुग्गा। ठीक है। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। डॉक्टर समीर कामत, डॉक्टर समीर कामत डीआरडीओ के, समीर कामत डीआरडीओ बताए भी थे। समीर कामत अभी 2-3 दिन पहले भी तो बताए हैं यूट्यूब लाइव में। समीर कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में विस्तारित किए गए, अध्यक्ष के रूप में विस्तारित किए गए, अध्यक्ष के रूप में विस्तारित किए गए। बस एक और लिख लो जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास का नाम शक्ति है। भारत और फ्रांस के बीच नए 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 सैनिक अभ्यास का नाम शक्ति है। पूछेगा हाल ही में शक्ति किस देश के बीच सन अभ्यास, देखते हो बड़ी परीक्षा में भी पूछता है। धर्म गार्जियन, शक्ति, ये सब इंपॉर्टेंट है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच सैनिक अभ्यास है, सैनिक अभ्यास है। ओके, विविधा है। अब विविधा कल देख देंगे, क्योंकि पानी थोड़ा सा कम हुआ है। तुम लोग सकुशल घर चले जाओ, ये भी मेरा उद्देश्य है, बिना भीगे हुए।